आखिरकार ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री हो चुकी है। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा काफी पहले से जताया जा रहा था। अमेरिका ने परसों ही यह कहा था कि हम 15 दिन के बाद यह तय करेंगे कि ईरान पर हमला करना है या फिर नहीं। और ठीक 48 घंटे के बाद ही ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर ऐसे ऐसे बम बरसाए गए जिनकी ताकत दुनिया ने अब तक देखी नहीं थी। B-2 बॉम्बर ने ईरान में ऐसी तबाही मचाई है जिससे उबर पाना आने वाले कई सालों तक ईरान के लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। तो वहीं ईरान ने पलटवार किया और कहा है कि हमारा परमाणु कार्यक्रम अब भी जारी है। इस सब के बीच ईरान पर हमले की निंदा पाकिस्तान ने भी कर दी है। ये वही पाकिस्तान है जो कुछ दिन पहले तक ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज की मांग कर रहा था। अब ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की और कूटनीति से मामले का हल निकालने की सलाह दी है। लेकिन अमेरिका की एंट्री से अब विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, बशर्ते कोई मुल्क ईरान के समर्थन में खड़ा हो। लेकिन अब तक की लड़ाई में ईरान के समर्थन में रूस और चीन की बयानबाजी सामने आई है, लेकिन कोई खुलकर ईरान का समर्थन नहीं कर रहा है। तो क्या जून में वार और जुलाई में वर्ल्ड वॉर होगा? जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, हमारे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन सर, वॉरशिप कैप्टन श्याम कुमार सर हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला सर हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में जेके त्रिपाठी सर हमें ज्वाइन करने वाले। सुशील सिंघल सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एक्स डिप्लोमेट है। मैं सबसे पहले रुक करूंगा ग्राउंड जीरो पर, यानी कि टेल अवीव, जहां पर हमारे सहयोगी ब्रजेश मौजूद हैं। ब्रजेश, सबसे पहले वहां पर क्या हालात है, अपडेट दीजिए। देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं जहां पे फिलहाल मैं मौजूद हूं। यहीं पर सुबह जब सायरन की आवाज़ आई थी और मिसाइलों ने यहां पर हमला किया, जिसके बाद इस बिल्डिंग की तस्वीर देखिए। ये एक ओल्ड एज होम था, यहां पे सीनियर सिटीजन, यहां पर बुजुर्ग रहा करते थे। लेकिन जैसे ही हमला हुआ, हमले के बाद जो पूरी कांच की जो खिड़कियां लगी हुई थी, यहाँ जो बाकी और जितना सामान आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ टूट कर नीचे गिर गया। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये पूरा का पूरा तेल अवीव का रिहायशी इलाका है और यहाँ पर भारी संख्या में आबादी रहती है, यानी सिविलियंस को टारगेट करना था। और उसी की वजह से जब यहाँ पर अटैक हुआ तो अटैक के बाद जो निशान आपको तोड़ फोड़ के निशान, टूट फूट के निशान हर जगह यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पे दूसरी तरफ अगर मैं आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पे जो एंट्री है यहाँ की, जहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाए। ये देखिए, ये मेन एंट्रेंस है और मेन एंट्रेंस में भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सामने आगे आप बढ़ेंगे तो हर तरफ आपको निशान यहाँ पर दिखाई देंगे। खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं। जो बुजुर्ग यहाँ रहा करते थे वो अब यहाँ से जा रहे हैं, दूसरे जगह पे उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और वो उनको लेकर अपने साथ जा रहे हैं। सिर्फ एक जगह की ये तस्वीर नहीं है, ये बहुत बड़ा ये कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स में दूसरी तरफ अगर मैं आपको लेके चलता हूँ तो सामने भी देख लीजिए एक बार, जो सामने 3 मंजिल की जो बिल्डिंग है उसके भी हालात ऐसे ही हैं। यहाँ वहाँ भी आपको बालकनी टूटी हुई दिखाई देगी, यानी हर तरफ यहाँ पर बिखराव दिख रहा है। जो सुबह एक्शन लिया गया ईरान की तरफ से, उसके बाद तेल अवीव में कई जगह निशाने लगाए गए और कई निशानों को, कई मिसाइल्स को मार भी गिराया गया, लेकिन उन्हीं में से कई मिसाइल्स यहाँ पर आकर गिरी और तबाही मचाई गई। खैरियत गनीमत अब तक यही रही है कि इसमें कोई बहुत बड़ी जान का नुकसान नहीं हुआ है। माल का नुकसान यानी बिल्डिंगों का नुकसान, सामान का नुकसान वो हुआ है। और पैनिक क्रिएट, जो सुबह स्थिति यहाँ पे थी, पूरी तरीके से पैनिक का सिचुएशन था। लेकिन लोगों के अंदर जैसे ही, क्योंकि यहाँ अलार्मिंग सिस्टम, जैसे मिसाइल्स की आवाज आई उसके 5 से 7 मिनट पहले लोगों के मोबाइल फोन्स पर अलार्म बजे और लोग अलर्ट होके जो बेसमेंट बने हुए हैं उस बेसमेंट में चले गए। और वही नतीजा रहा कि बहुत ज्यादा नुकसान किसी और को नहीं हुआ, सिर्फ जो इमारतें खड़ी हैं यहाँ पर उनको नुकसान हुआ है। और लोग लगातार जो यहाँ पर रह रहे थे सीनियर सिटीजन, चूंकि आप तेल अवीव में मौजूद हैं और वहां उनको अपने अपने घरों की, वहां वॉर जोन में क्या स्थिति है आप सीधे तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। वहां की जो इमारतें हैं, बताया जाता है कि ज्यादातर इमारतों के नीचे वहां पर बंकर बना हुआ होता है और आपने बताया कि रह रहकर वहां पर सायरन बजते हैं, लोगों को तुरंत कहा जाता है आप सेफ जोन में जाइए। तो आप जहां पर मौजूद है, क्या वहां पर आसपास बंकर भी है क्या?
बिल्कुल, देखिए जो यहाँ का एक बायलॉज भी है कि जो कंस्ट्रक्शन होगा उसमें बेसमेंट मैंडेटरी है। मैंडेटरी इसलिए क्योंकि इजराइल बहुत लंबे समय से वॉर में रहा है, कई वॉर इजराइल ने देखे और इसी की वजह से गाइडलाइन के तौर पर ये एसओपीज बनाई गई हैं। और उसी वजह से जो बिल्डिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, चूंकि ये सीनियर सिटीजन ओल्ड होम ये बना हुआ है और यहाँ भी जो लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोगों का ये कहना है कि जैसे ही सायरन बजा, मोबाइल फोन पर वाइब्रेशन की आवाज़ आई, उसके बाद लोग सीधे यहाँ पर जो बेसमेंट बना हुआ है वहां भागे, वहां छुपे। और वही सबसे बड़ी खासियत, वही सबसे बड़ी वजह है कि किसी भी जान का नुकसान नहीं हुआ है, इमारतों को नुकसान हुआ है। जो दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो चूंकि ये नई इमारत बनी हुई है, ये जो पुरानी इमारत है, ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, फ्लैट्स देख रहे हैं, ये सब पुरानी इमारतें हैं। यहां भी जैसे ही लोगों को ये पता चला, सायरन बजने शुरू हुए, उसके पहले मोबाइल फोन पे अलर्ट आया। अलर्ट आने के बाद लोग यहां से बाहर निकले। चूंकि बहुत बड़ा कैंपस, बहुत बड़ा कंपाउंड भी है, तो सबने बचने के अपने इंतजाम किए और वही वजह भी रही। इस बीच जो लोग यहाँ के हैं, जो लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोगों का साफ कहना है कि उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको स्थिति बखूबी पता है कि ऐसे हालात में कैसे निपटा जाता है। और उसी से निपटने के लिए लोगों ने खुद ही अलर्ट के तौर पर जैसे ही सायरन की आवाज़ सुनी, जैसे ही लोगों ने। ठीक है ब्रजेश, मैं आपके पास लौटूंगा। ब्रजेश, तेल अवीव में क्या हालात हैं? ये ब्रजेश वहां से हमें बता रहे हैं कि वहां पर जब ईरान की तरफ से अटैक किया गया तो उसके बाद कहां कहां वहां पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है और वहां पर लोगों को क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं अपने बचाव के लिए। मैं सुशील सिंघल सर, मैं आपके पास आऊंगा। अमेरिका की स्ट्राइक के बाद, अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान के सामने क्या विकल्प आपको नजर आ रहा है? क्या ईरान घुटने टेक देगा या ईरान की धमकी को सीरियसली लिया जाए जब ईरान यह कह रहा है कि अब अमेरिका को अंजाम भुगतना होगा? देखिए, जैसा कि आपने सही कहा, सुशील सिंघल सर के पास में मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। हाँ, तो ईरान के पास में 2 या 3 मेरे विचार से विकल्प हैं। अभी तक एक तो इनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, केवल विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो है आज वो मॉस्को जा रहे हैं तो वो रशिया के साथ में जो है वो विचार विमर्श करना चाहते हैं क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो अभी तक जो है ईरान ने बड़ी मेजर्ड तरीके से रेस्पॉन्स किया है। वो केवल उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किया है, जबकि वो धमकी दे रहे हैं या बोल रहे हैं, उनके जो और लोग हैं वो कह रहे हैं, उनके जो और सीनियर मेंबर हैं उनके जो गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा है कि अमेरिकन इंटरेस्ट भी हम अटैक करेंगे। लेकिन अभी तक उनकी केवल ये धमकी चल रही है, लेकिन एक्शन उन्होंने कोई नहीं लिया है। तो ईरान के पास में ऑप्शन ये है, क्योंकि एक तो उनको बता दिया गया है अमेरिका की तरफ से कि भाई हम आपके रिजीम को चेंज नहीं करना चाहते, जो कि बहुत बड़ी कंसर्न है ईरान के लिए। तो एक तो वहां उनको सेफ्टी हो गई है, तो उसको अगर वो कहें चाहें तो वो यहीं पर रुक सकते हैं। लेकिन क्योंकि नेशनलिस्टिक फरवोर चल रहा है तो उन्हें एक्शन तो दिखाना पड़ेगा कोई ना कोई। तो हो सकता है कि खाली वो इजराइल पर ही अपने हमले बढ़ाएं और बाकी जगह वो ना बढ़ाएं। दूसरी तरफ अगर जो एक्सट्रीमिस्ट उनके जो ग्रुप हैं उसमें अगर वो हावी हुए तो जो खाड़ी में जो इंटरेस्ट है, अमेरिकन जो बेस है या स्टेट ऑफ हम्रूज है, वहां पर अगर हमले हुए या तो ईरान ने किए या इनके जो मित्र हैं जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, अगर उन्होंने किए तो ये झगड़ा इससे फिर बढ़ेगा और अमेरिका को भी काउंटर मेजर लेने पड़ेंगे, तब उससे और ज्यादा। लेकिन आप कह रहे हैं कि ईरान नहीं चाहेगा कि डायरेक्टली वो अमेरिका को हिट करे। वो अगर हमले करेगा तो इजराइल पर ही हमले करेगा। हमारे साथ जेके त्रिपाठी सर भी जुड़ चुके हैं। जेके त्रिपाठी सर, जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज थे जिनको अमेरिका ने बर्बाद किया और कहा जा रहा है कि बंकर बस्टर का वहां पर इस्तेमाल किया गया, तो जो एक मकसद था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाए, अगर देखा जाए तो एक लिहाज से वो मकसद पूरा हुआ, तो क्या इसके बाद जंग रुक जाएगी? देखिए प्रत्युष, इसमें एक चीज़ तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बंकर बस्टर बम थे, उनकी पेनिट्रेशन 60 मीटर तक होती है, जबकि ये कहा जा रहा है, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ज़्यादा अच्छी तरह बता सकेंगे, कि उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थे वो 90 to 100 मीटर्स पे थे। मतलब कि अगर 1 बम 2 बम गिरता भी है तो
वो कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो लेयर्स होती हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, रीइंफोर्स सीमेंट, अर्थ, फिर रीइंफोर्स सीमेंट, अर्थ इसलिए बीच में होती है कि वो कुशन कर सके। तो एक दो पता, ये कहते हैं कि 12 बम गिरे। लेकिन अमेरिका तो ये दावा कर रहा है कि हमने बर्बाद कर दिया, बाकायदा नाम लेकर के, नतांज, फोर्डो, इस्फहान, तीनों को हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन उसके इजराइल के पीएम ने वहां पर तारीफ कर दिया कि अमेरिका की। उसके साथ ही देखिए, ईरानियन गार्ड्स के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हमें ये मालूम था और हमें काफी पहले से मालूम था कि ऐसा होगा, बता किस तरह किया, इसलिए हमने उसको हटा दिया। यस, हमने अपने नीचे के न्यूक्लियर वेपन्स वहां से हटा दिए, सुरक्षित कर दिए, जो अमेरिका को पता नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा, वीडियो चल रहा था कि 2-3 दिन पहले ट्रक्स थे, लगभग 18 के आसपास ट्रक्स थे, और फोर्डो के आसपास देखे गए। कहा जा रहा है कि वहां से जो भी परमाणु प्रोग्राम के लिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो भी इक्विपमेंट या जो भी रहा होगा, उस सब मटेरियल को वहां से शिफ्ट किया गया। क्या के सिन्हा सर, ये पॉसिबल है? क्योंकि अमेरिका ने कहा कि हमने बता दिया था ईरान को, उसके बाद हमने हमला किया है, तो क्या ईरान हाथ पर हाथ धरे बैठा होगा? जो तस्वीरें सैटेलाइट इमेज के जरिए आई, 18 ट्रक क्या कर रहे थे फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास? जय हिंद प्रत्युष, गुड इवनिंग। देखिए, आपका सवाल है कि क्या ईरान ने वहाँ से अपने इनरिच्ड यूरेनियम को निकाल दिया है। उसके जो सेंट्रीफ्यूज हैं वो तो 3000 के आसपास थे फर्दों में, यदि हम फर्दों की बात करते हैं। नटाज और इस्फरान में तो काफ़ी दिनों से इजराइल भी अटैक कर रहा है, और जो इस्फान में हुआ है, नटाज में हुआ है, वो बेसिकली उनके टॉम हॉक मिसाइल्स जो सबमरीन से फायर किए थे उन्होंने 400 किलोमीटर दूर, मेरे ख्याल से वो इंडियन ओशन रीजन के अंदर ही से उन्होंने फायर किए। तो देखिए, ये तो दावे तो काफ़ी कर सकते हैं, बट रियलिटी ये है, आप मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स GBU 57 के बारे में, और उसको ऐसा नहीं कि एक डाला, एक टैंडम में डाला, उनके 6 वेव आए हैं और 6 वेव में 2-2 गए हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता, ना कोई गारंटी से कह सकता है कि केवल वो जाएंगे 81 मीटर्स और वो 90 नहीं पहुंचेंगे। ये कहानियां हैं, जो हमने ये सब्सटेंशियल डैमेजेस हैं। हाँ, मटेरियल को शिफ्ट कर दिया, तो मटेरियल को तो आप हिथरो के एयरपोर्ट में भी पकड़ते हैं, जो पाकिस्तान लेके घूमता है अपने बैगों में। तो ये कहना, मगर इसके बाद यदि अमेरिका या इजराइल रुक जाएगा, उसको ये नहीं पता चले कि उनको चुन चुन के मार रहे हैं उनके कमांडरों को कि ये कहाँ ले गए, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी मेरे को लॉजिकल तो नहीं लगती कहीं भी, किसी भी आजकल ट्रांसपेरेंसी के ज़माने में। और माइंड यू, ये जो न्यूक्लियर सब्सटेंस जाता है ना, तो अमेरिका ने 2, एक डूम्सडे प्लेन, एक उनका है जो उसको, यदि आप कोई न्यूक्लियर एसेट को इधर मूव कर रहे हैं तो दे कैन ट्रैक दैट, वो ऑलरेडी आकाश में घूम रहे हैं, पोजीशनड हैं। इतना आसान नहीं है इसको कहना। और सत्ता ईरान कुछ भी कहेगा, ईरान हैज़ बिन बड़े बुरी तरीके से उसकी डिवास्टेशन हुई है। अभी है कि इन चीज़ों को यदि समय, ईरान से प्रॉब्लम क्या है, मेरे को यदि प्रॉब्लम है तो उसकी जो कट्टरता है, जो उसने 7 अक्टूबर से शुरू की थी, और 3H को लेकर के वो पूरे विश्व के अंदर में पूरी, तो ये आपका, मेरे को तो लगता है कि इट इज़ नॉट करेक्ट। जो बुली ऑफ मिडिल ईस्ट बनने की जो बात कर रहे थे, जिसके अंदर में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा है, खास करके हुती जिस तरह से रेड सीज में कर रहा है, तो इट नॉट बी एनी टाइम, इट शुड बी अप्रिशिएटेड, इट शुड नॉट बी। हम ये नहीं कह सकते कि मैं पीठ ठोकूं अमेरिका का या इसके लिए, मगर इट हैज़ बीन टेकन अ वेरी वेरी डिसीजन फॉर द वर्ल्ड, बिकॉज अदरवाइज यदि ये सक्सीड कर जाता, आतंकवादी ऐसे ही डूमडे आ जाएंगे, आतंकवादी से पाकिस्तान भी निकलेगा। हमने भी तो यही किया है, हमने उनके न्यूक्लियर एसेट में नहीं किया है, पर आसपास तो हम गए। जी दिनेश नैन सर, लेकिन एक सवाल जो हर कोई पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि अब तो अमेरिका की सीधी एंट्री हो चुकी है, अब ऐसी स्थिति में OIC देशों की बैठक में क्या होगा? अब ओमान, सऊदी अरब सब इसकी निंदा कर रहे हैं, जो हुआ है उसकी निंदा कर रहे हैं, तो क्या ये खुलकर स्टैंड अमेरिका के खिलाफ ले पाएंगे, या सिर्फ और सिर्फ ये बयानबाजी तक सीमित रहेंगे? नहीं, प्रत्युष तो सिर्फ लिप सर्विस तक सीमित रहेगा, बिकॉज इनको अपनी OIC के अंदर अपनी छवि बचानी है मुस्लिम देश होने के नाते, चाहे वो देश वो है जो कि अमेरिका के खिलाफ है, और या फिर आप लगा कह लीजिए कि जो अमेरिका के साथ में है।
लेकिन कल रात को हम 11 बजे के करीब आप ही के शो के ऊपर एक डिबेट हो रही थी, तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये बिल्कुल क्लियर किया था कि मसूरी बेस से जो एयरबेस जो है अमेरिका का, वहां से 6 के करीब आपके B-2B बॉम्बर्स ने टेक ऑफ किया, लेकिन साथ में KC-46 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी साथ में उड़े थे। तो यहां पर शक पैदा हुआ था कि अगर इसको गुआम जाना है तो गुआम तो उनके डिस्टेंस में पड़ता है, आराम से जाके लैंड कर सकते, फिर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की क्या जरूरत है। 37 आवर्स लगातार उड़ करके ये जहाज पहुंचे हैं और इन्होंने जो है 6 के 6 जितने भी ये B-2B बॉम्बर्स थे इन्होंने जो अटैक किया है। अब रही बात वहां पे क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ, देखिए ऐसे युद्ध के अंदर प्रोपेगेंडा जरूर चलेगा प्रत्युष, और प्रोपेगेंडा चलने का मतलब है कि हर एक आदमी कहेगा कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। तो आप ये क्या आप अमेरिका को दोबारा इनवाइट करना चाह रहे हैं कि आओ भाई बिगाड़ के जाओ, या ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ स्टेटमेंट ऐसी आ रही हैं रूस की तरफ से जो कि थोड़ी चिंताजनक है। पहली तो ये कि जितने भी दौरान ये 37 घंटे तक ये जहाज उड़े, इसकी एक एक इंफॉर्मेशन रूस की सैटेलाइट्स के द्वारा रूस ने ईरान को दी, और ईरान को पता था कि ये अटैक करने आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष है मेदवेदेव, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बयानबाजी की कि अमेरिका को क्या मिल गया अटैक करके, क्या बिगाड़ लिया इन्होंने। अब धड़ल्ले से जो है ईरान जो है ये न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट करेगा, और कुछ देश तो ऐसे हैं जो कि अमेरिका जो कि ईरान को अब न्यूक्लियर बम देना चाहते हैं। इस तरह की बातचीत की, और अमेरिका को अब युद्ध में आना पड़ेगा, अमेरिका को शायद हो सकता है जमीनी स्तर पर युद्ध लड़ना पड़े। ये स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले आई है। और कल जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है अपने अगाची, ये कल रशिया जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि तक ये रशिया से मिलके आता है तब तक शायद अमेरिकन बेसिस के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी अमेरिकन बेसिस के ऊपर से जितने भी इनके सामान है, इन लोगों ने दाएं बाएं कर दिया है, हर चीज बाएं मूव कर दी वहां पे। तो मेरा मानना है कल जब ये रशिया जाएंगे श्याम सर, उसके बाद में रूस इसमें शामिल हो चुका है। नहीं, फिर क्या श्याम सर, फिर आगे क्या तस्वीर आप इस जंग की देख रहे हैं? क्या ये जंग और ज्यादा भड़केगी, या फिर जो कूटनीति की बात आ रही है उसके जरिए इसका समाधान हम जल्द देखने वाले हैं? प्रत्युष धन्यवाद, जय हिंद, शनोवरुणा। पहले तो देखिए कोहर्सिव जो कोर्सन है, कोर्सन का मामला बढ़ गया है। अब आज के दिन में डिप्लोमेसी जो है वो तब चलती है जब कोर्सन अच्छा हो, कंपेलेंस अच्छा हो, फोर्स जरूरी है। और ये आप देख चुके हैं कि जिसके पास लाठी है उसकी भैंस है, ये बन गई है बात। मैं कह रहा था कि डिप्लोमेसी चलेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि जहां पर बिल्डिंग बनाई जा रही हो जिसके अंदर प्री प्लान बंकर पहले से हो, ऐसा इजराइल जो पिछले 70-80 सालों से लड़ रहा है, और जब वो एक कदम उठाता है तो वो मानकर चलता है। तो उसने पूरी अपनी ताकत के साथ, एक मनसा के साथ, एक ऑब्जेक्टिव के साथ अटैक किया है कि ईरान को कहीं ना कहीं पहुंचा देना है जहां से वो फिर उबर ना पाए। और उसके साथ अब अमेरिका भी आ गया है। रही बात, कल मैंने ये कह दिया था आपके यहां से कि क्लींजिंग तो नहीं हो गई है पहले, और साथ साथ पाकिस्तान की भी ना क्लींजिंग हो जाए। मैं एटॉमिक वेपन की बात कर रहा था, क्लींजिंग की बात उठी थी पहले। क्लींजिंग शब्द मैंने एक यूज किया है बार बार, और मुझे लगता था कि ऐसा होगा, और तभी ये सारे गिमिक्स, G17 से बाहर आना, सिचुएशन रूम पे जाना, फिर बाहर आ जाना, फिर कहना खमनेई कहां है, अभी नहीं मारूंगा, कब मारूंगा, तब मारूंगा, फिर गोल्फ खेलने चले जाना, और फिर आके अटैक कर देना। अप टू, मैंने कहा था अप टू 4 वीक्स, अप टू 2 वीक्स, 2 वीक्स में कुछ भी हो सकता है। ये भी आपके यहां से मैंने कहा था। ये सब गिमिक टैक्टिक्स, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, अच्छा मैन्यूवर, पूरे वॉरशिप्स की तैयारी, एयरक्राफ्ट की तैयारी, अच्छा मैन्यूवर करते हुए ट्रंप को आप ऐसे नहीं मान सकते। वो बहुत ही, कई लोग उनके कायल हैं, तभी तो कुछ लोग घायल हैं। आपको समझना चाहिए इनका व्यक्तित्व। सोशल मीडिया पे वॉरफेयर करते हैं, और पूरी तरह से 1 साल से तैयारी करके आए थे, और इजराइल को मैंने आपको बता दिया कि वो कैसा देश है। तो डिप्लोमेसी तो अब चलेगी थोड़ी बहुत, लेकिन धीरे धीरे हॉर्मुज और रेड सी पे ये फ्लेम आने वाला है। मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस B-2 बॉम्बर की बात हो रही है, जिस GBU-57 की बात हो रही है, ये कितने घातक होते हैं तो हमने बता दिया। जिस जगह पर यह गिराया गया, आपको लग रहा है कि वहां पर कुछ बचा होगा सर? अगर कुछ उसके भीतर होगा तो? प्रफुल्ल सर, आप किससे पूछ रहे हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूं सर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए ऐसा है, ये जो B-2 के बॉम्बिंग हुई है, और जो स्पेशली ये GBU-57 और ये जो डेजी कटर 3 ने जो बॉम्बिंग की है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है इसमें। देखिए, अगर वो एनरिच यूरेनियम को बचा के चले गए उसका कुछ नहीं होता। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डैमेज हुआ है। जब स्टक्सनेट का अटैक हुआ था, साइबर वाला, जब 1000 सेंट्रीफ्यूज प्लांट्स
उनके क्या कहते हैं डिसलोकेट कर दिए, डिसेबल्ड कर दिए गए थे। फिर भी उनको 3 महीने लगे थे। बाकी चाइना और रशिया ने दोनों ने उनकी हेल्प करके ईरान को उठाया था। पर इस समय इनको इन तीनों बेसिस के ऊपर जो प्रॉब्लम आई है वो अभी उनको बहुत देर लगेगी। अगर हम सोच रहे हैं कि अगले हफ्ते वो स्टार्ट कर देंगे काम, ये बिल्कुल गलत है। वो एब्सोल्युटली कई महीने साल पीछे हट गए हैं। पर उसके बाद ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो अटैक हुआ है इसमें ईरान ने एक स्टेटमेंट बनाई थी कि इन्होंने कानून का हनन किया है। देखिए, जिनीवा कन्वेंशन में और प्रोटोकॉल्स में लिखा हुआ है डेंजरस फोर्स के ऊपर अटैक करना मना है। डेंजरस फोर्स होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, डैम्स और डाइक्स। अनटिल एंड अनलेस उनका कार्यक्रम ये लड़ाई में चल रहा हो, अगर लड़ाई छिड़ गई हो, आपने वहां पे अपने डिफेंस एंड ऑफेंस वेपन्स रखे हो, तब अटैक की बात आती है। इस समय अमेरिका को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने उनके न्यूक्लियर रिएक्टर को क्यों अटैक किया। वो दूसरी बात है कि आईसीसी में किसी की हिम्मत ना पड़े अमेरिका को ले जाने के लिए, वो दैट्स ओके। बट इस समय ईरान को काफी प्रॉब्लम आई है। एक मैं बात खत्म कर दूं, और दूसरी बात और है, ईरान इस समय अकेला पड़ रहा है। ईरान को कोई भी इस्लामिक कंट्री उसके सपोर्ट में नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया, जॉर्डन ने ऑलरेडी उसको नकार दिया है। हूतीज, हमास और हिजबुल्ला ऑलरेडी चुपचाप बैठे हुए हैं जब तक उनको गोड नहीं किया जा रहा। अब चाइनीज को इंटरवीन डायरेक्टली करना पड़ रहा है इन लोगों को, 3 नॉन स्टेट एक्टर्स को। अनुराग शुक्ला सर, ये तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे इजराइल ने ईरान के हथियार डिपो को बर्बाद किया है, लेकिन कुछ दो तस्वीर सामने आई फोटो की, सैटेलाइट इमेज की हम बात कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका बेवजह पीठ अपनी थपथपा रहा है? सब कुछ वहां से ईरान पहले ही निकाल कर ले जा चुका होगा और आप खाली जगह में बंकर बस्टर गिरा के क्या ही कर लीजिएगा। देखिए, जब हम डिफेंस की बात करें, किसी भी देश की बात करें, हम ईरान की ना स्पेसिफिक करके, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाने के लिए होती हैं। हाँ। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलग होती हैं और वहां पे काम होता है। जब सारी दुनिया को पता है कि 3 ऐसे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं, तो क्या ईरान, जब उसको पता है कि डायरेक्ट वॉरफेयर शुरू हो गई है, डायरेक्ट बम्बार्डमेंट शुरू हो गई है, क्या ईरान अपने एसेट्स वहां पे रखेगा? ये सोचने वाली बात है। नंबर 2, जो बम गिराए गए हैं वो किस जगह पे गिराए गए हैं? अगर आप उस एरिया को देखेंगे तो वो जो माउंटेन्स फीचर्स हैं उनके एज हैं, ऐसे करके एज पे, तो जो जीबीयू बम गिरा है वो 30% तो एज पे गया है, बाकी उसके बाद नीचे गया है। उससे एडवांटेज उसको ये मिला है कि जो 60 मीटर की डेप्थ जो पेनिट्रेट करने की बात करते हैं, उस एंगल से देखा जाए तो वो 80+ में कर गया होगा। लेकिन अगर किसी ने पुरानी फोटो में देखी होंगी, जैसे आजकल आ रहा है, वो एल शेप में बना हुआ है पूरा का पूरा जो फैसिलिटीज है फर्डो का, तो उसके अंदर अगर एक डायरेक्शन में आप बम गिराएंगे और दूसरे डायरेक्शन में बम गिराएंगे, तब भी उसको नाफ्ताबूज करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात यह था कि जब क्रोनोलॉजी देखें, G7 की मीटिंग से ही ये अंदेशा हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसके बाद वहां ट्रक्स भी देखे गए थे। तो मेरे विचार से ऐसा है कि जो बचे कुछ एसेट्स जो ईरान ने वहां पे छोड़े थे वो भी वहां से विड्रॉ कर लिए होंगे। दूसरी चीजें ये आती हैं कि कंटिन्यूअस सैटेलाइट मॉनिटरिंग चल रही है उसके ऊपर, जिसकी वजह से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता और लोग कहते हैं कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। बट इतने बड़ा इंस्टॉलेशन जो बना हुआ है, क्या उसके अंदर एक ही रास्ता होगा? ऐसे कई और रास्ते अंदर हो सकते हैं। और जब मुझे पता है कि जब मैं 80 मीटर नीचे बैठा हुआ हूं, तो मेरे जरा से लेफ्ट और राइट होने पे वो पूरी तरह सेफ हो सकते हैं। दैट इज माय असेसमेंट। ठीक है, मैं जेके त्रिपाठी सर आपसे समझना चाहूंगा, जो बात यहां पर हो रही है कि क्या कूटनीतिक रास्ता निकलेगा, ओआईसी देशों की बैठक है, क्या इसमें प्रस्ताव इस इजराइल के खिलाफ आएगा? अब ईरान के विदेश मंत्री जा रहे हैं, रूस कल मुलाकात होने वाली है उनकी पुतिन से, क्या वहां से कुछ रास्ता निकलेगा? क्योंकि चीन का बयान सामने आ रहा है, ये खतरनाक मोड़ है। देखिए प्रत्युष, जो सबसे पहले मैं ओआईसी की बैठक की बात करता हूँ। ओआईसी की बैठक जो है वो बिल्कुल नाकारा है, बेमानी है, क्योंकि पहले भी उन्होंने बैठक करके और इजराइल की निंदा कर दी थी और तेहरान का समर्थन कर दिया था। तो इस मौखिक जबानी जमा खर्च के अलावा और कुछ नहीं कर सकता ओआईसी। हाँ, ये जो है विदेश मंत्री अरागची की विजिट जो है वहाँ रूस में हो रही होगी कल, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ख़ास तौर से जब चीन ने निंदा की है, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि शायद रूस ही आज के समय में एक ऐसा देश है जो यहाँ पे वार ख़त्म करा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं बड़ी बात इसलिए कर रहा हूँ कि रूस के संबंध ईरान से भी अच्छे हैं और खुद ट्रम्प के अनुसार उनके संबंध पुतिन से बड़े अच्छे हैं।
शायद ये हो जाए कि रूस के इंटरवेंशन से ये स्थिति ख़त्म हो जाए, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ये भी हो सकता है कि ट्रंप ने पुतिन के साथ ऐसा कोई सीक्रेट समझौता कर लिया हो कि ठीक है, आप यूक्रेन में जितना एरिया चाहते हैं ले लें, लेकिन हमारे माइनिंग राइट्स को खतरा ना होने पाए, और बदले में आप ईरान में थोड़ा सा ढीले पड़ जाएं। हमें ईरान के न्यूक्लियर, आप अंदर की बात बता रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पता है। हाँ। एक ये पॉसिबिलिटी, डिप्लोमेटिक चैनल में बहुत सारी चीजें अंदर अंदर होती हैं सर। हाँ। और दूसरी चीज आपने देखा, मोदी जी ने भी बात की ईरानी प्रेसिडेंट से, पेजेश्कियन से, और उन्होंने सब कहा कि नहीं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए और युद्ध का समय नहीं, वगैरह वगैरह। तो कोई ताजुब नहीं कि मोदी ने उनसे भी बात न की हो, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से। लेकिन हमारा तो रोल सिर्फ इतना ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं जहां वार्तालाप हो सके। डायरेक्ट इंटरवेंशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीर के मामले में हम डायरेक्ट इंटरवेंशन का किसी थर्ड पार्टी का नहीं मानते। तो इसलिए हम वो नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश हम ये करेंगे कि दोनों आके बैठे नेगोशिएटिंग टेबल पे। सुशील सिंघल सर, एक सवाल ये भी बार बार ये उठ रहा है कि सुशील सिंघल सर शायद इस वक्त हमारे साथ इस वक्त नहीं है। मैं के सिन्हा सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो बार बार ये सवाल उठता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान परमाणु कार्यक्रम में लगा हुआ है और परमाणु जल्द से जल्द वो परमाणु संपन्न होना चाहता है, फिर ये भी कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट में फिर इजराइल के पास ही परमाणु हथियार क्यों हो? देखिए, इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, अनडिक्लेयर्ड है। उन्होंने कभी ना उसने स्वीकारा ना कभी नकारा। नकारा नहीं, और सबको पता है कि इसके पास में है। और उसको बनने दिया गया क्योंकि उसको अमेरिका का संरक्षण था, और उसने आज नहीं बनाया है। ही इज वन ऑफ दोज कंट्रीज, अमेरिका, रशिया, इस सब के बाद में उसने बना लिया था क्योंकि उसके एक एग्जिस्टेंस थ्रेट थी। ना तो उसने आज तक न्यूक्लियर धमकी, घीतड़ धमकी कभी नहीं दी है किसी को भी। हाँ, वो अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए उसको रखा है। देखिए, इतनी लड़ाई हो गई, आप देखिए तो 7 अक्टूबर के बाद ही का लिख लें, पहले की बात छोड़ दीजिए। 7 अक्टूबर से लेकर के जो देश लेबनान के अंदर में, सीरिया के अंदर में, यमन के अंदर में लड़ रहा है, और आईडीएफ का लगातार, और ये यदि आप राइजिंग लायन देखेंगे तो 13 तारीख से 10 तारीख तक, और काफ़ी हताहत हुए हैं। अब सवाल यहाँ पर जेके त्रिपाठी सर ये है कि अब ईरान के पास आपको लग रहा है कि अब कुछ बचा है जिसे समेट करके वो इस जंग में वापस लड़ेगा, या फिर जीरो से स्टार्ट करना होगा उसे? देखिए, जीरो से तो नहीं स्टार्ट करना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान के पास बहुत कुछ अब बचा हुआ है, क्योंकि जो उनके हथियार हैं, ठीक है, चीन से कई कार्गो प्लेन्स लैंड किया है, कार्गो प्लेन्स ने, और ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ मिसाइल्स या कुछ होंगी, लेकिन मिसाइल्स चीन के तुलना में ईरान के पास अपनी ज़्यादा एडवांस है। लेकिन अपनी मिसाइल्स और अपने ड्रोन्स के अलावा ईरान के पास एयर पावर नहीं है, और ना उनको अभी एयर पावर कहीं से मिलने की उम्मीद है। तो ये भी हो सकता है कि जल्दी ही ईरान की जो हथियार असलहे हैं वो ख़त्म हो जाए, और फिर ईरान के आगे कोई और रास्ता न बचे। इजराइल को तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, हथियार की भी सप्लाई जारी है। तो ईरान धीरे धीरे लगता है कि ईरान की सप्लाई डिप्लीट होगी, ईरान के स्टॉक डिप्लीट होगा, फिर ईरान के आगे इसके अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। प्रफुल्ल बख्शी सर, फिर तो शायद ईरान के पास कुछ बहुत ज्यादा विकल्प बचेगा नहीं। धीरे धीरे हथियार, मिसाइल्स सब खत्म हो जाएंगे, और अगर बाकी कोई मुल्क खुलकर सपोर्ट नहीं करेगा, हथियार बारूद से मदद नहीं करेगा, तो ऐसी सूरत में उस मुल्क का क्या होगा? फिर ऑप्शन क्या रह जाता है ऐसे मुल्क के पास? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें फालतू में ईरान को इतना नहीं बढ़ाएं, क्योंकि उनका जो नुकसान हो रहा है, और उनका जो लीडरशिप का नुकसान हुआ है, उनके इक्विपमेंट का नुकसान हुआ है, और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये उनका जो अंदर का कंस्ट्रक्शन वर्क है, इतनी जल्दी नहीं बन जाता कि वो रिप्लेस हो जाएगा। ये सब कुछ तो ठीक है, पर अब जो और फर्दर जो बॉम्बिंग हो रही है वो ईरान नहीं सह सकता, और ईरान की लीडरशिप अंडर प्रॉब्लम आ गई है। 45 to 48% पीपल डोंट वांट खमीनी को वो रिप्लेस करना चाहते हैं। ये और दूसरी प्रॉब्लम है, इस समय ईरान ढूंढेगा फेस सेविंग डिवाइस कि किस तरीके से इस
पूरी स्थिति में उसकी फेस सेविंग हो जाए, उसको माफ़ी भी ना मांगना पड़े, मतलब कोई ऐसा मीडिएटर आ जाए और कोई मीटिंग कॉन्फ्रेंस वगैरह हो जाए, जिस तरह के कोई बड़ी कंट्रीज और खासकर पर्सनैलिटीज़ लाइक इंडिया 3-4 कंट्रीज मिलके एक उनका फेस सेविंग का कर सकते हैं, वो ज़रूर होगा। मैं आपको ये बता दूं कि ईरान का सबसे बड़ा धक्का ये लगा है कि उसकी लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं हुई है और उसके स्टैंडिंग एक्सेप्ट नहीं हुई है अमंग्स द इस्लामिक नेशंस। हाँ, वो शिया है, वो सुन्नी है, ये गेम भी, ये दरार भी है, बिल्कुल अज़रबैजान को और 1-2 कंट्रीज को छोड़ के कोई उसके साथ नहीं है। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन वगैरह सब उसके, दे आर नॉट एट ऑल विद हिम। सो अब ईरान को फेस सेविंग के सिवाय कुछ नहीं रह गया। उनकी लड़ाई की क्षमता, उनकी देखिए नेवी ने भी ट्राई किया था, सबमरीन से उन्होंने मिसाइल भी लॉन्च की थी, सब कुछ किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब एयर टू एयर रिफ्यूजल जिसकी बात हो रही थी, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द इजरायली एयरक्राफ्ट। एक्चुअली वो आए उनके लिए, उनकी फाइटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी और इंक्रीज करने के लिए। तो आप मान के चलिए, और अभी जो B-2 बॉम्बर्स एक ही सॉटी नजर आई है, अभी उनका जो एक और जो 2 और 3 जो वेव्स। मैं श्याम सर इसमें कहा जा रहा है कि खुर्रमशहर 4 मिसाइल इस समय, और ये धमकी आ रही है जो प्रॉक्सी ईरानी आतंकवादी सब कताइब हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ ये हूती धमकी दे रहे हैं कि भाई लाल सागर में हम आपके किसी भी युद्धपोत को नहीं छोड़ेंगे। तो क्या ये वाकई में इतना वो एग्जिस्ट करते हैं कि वो अमेरिका को कुछ डैमेज पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल सही और सही डायरेक्शन में प्रश्न जा रहा है और यही होने वाला है। देखिए क्या हो रहा है कि अब अमेरिका ने एक तरह से प्रोवोकिंग एक्टिविटी की है, जिसके लिए ईरान ने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर आप करोगे तो बुरा होगा। बुरा क्या होगा? जो मिडिल ईस्ट में उसके बेसेस हैं वहां अगर वो अटैक करता है, देखिए मरता क्या ना करता, ईरान एक बैकफुट पर है तो मारेगा तो दूर जब तक उसकी ताकत है। और रशिया का जो एक डिप्लोमेटिक चैनल वो आप अलग छोड़ दीजिए थोड़ी देर। टैक्टिकल वॉरफेयर की बात करें तो वो मरता ना क्या ना करता, यहीं से शुरू करते हैं। तो बेसिस पे अटैक वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सॉवरेन स्टेट्स हैं और वहां पे अटैक करने का मतलब है आप किसी के सॉवरेन स्टेट में डिस्टर्बेंस कर रहे हो। तो उसके पास क्या मिलता है टारगेट? अमेरिका जा नहीं सकता, हालांकि यूएसए 48 आवर्स के अलर्ट पे चला गया है, लेकिन अमेरिका जाना शायद पॉसिबल ना हो, ऐसे कोई मिसाइल्स भी नहीं है उसके पास, तो उसको भी रूल आउट करते हैं। अब क्या बचता है? अमेरिकन जो फ्लैग फ्लाई करता हुआ उनका वॉरशिप्स, जो जिसके लिए वार्निंग दी है ईरान ने कि अपने सारे शिप्स हटा लो, ये टारगेट है मेरे। और उसने गल्फ हॉर्मुज में उसने ड्रिल शुरू कर दी है, माइन की उसने कह दी है, और जो है ना इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। ओमान ने कंसर्न दिखा दिया है क्योंकि ओमान का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उनके सिक्योरिटी चैनल में आता है। तो अब आपको ये जो टोमहॉक मिसाइल है, ये सबमरीन कहां थी? ये पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर से 643 किलोमीटर से उन्होंने फायर किया है। 156 टॉमहॉक लेके यूएसएस फ्लोरिडा वहां न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन घूम रहा है, और इसके साथ कैरियर ग्रुप है, ब्रिटिश का कैरियर ग्रुप है। ये सब के सब बड़ा थ्रेट है, और रेड सी में हूती वही करेगा जो आपने कहा था, पाकिस्तान फिर से प्रवोक करेगा। पाकिस्तान की इसमें एंट्री और पाकिस्तान हमले की निंदा कर रहा है। कहां वो नोबेल प्राइज की बात कर जगह दी है उन्होंने, जगह दी है जिसकी बात त्रिपाठी सर मुस्कुरा रहे हैं। जगह दी है उन्होंने इंडियन स्पेस बात सुनते जगह त्रिपाठी सर मुस्कुराने लगे। इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसको बताने की जरूरत नहीं होती। कहां नोबेल की मांग कर रहा था। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, नोबेल प्राइज की जहां तक बात है, सबसे पहले ये मैं बता दूं कि एक विडंबना है, ये एक पैराडॉक्स है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए खुद ही को कहने वाला व्यक्ति ईरान पर आक्रमण करा रहा है। शांति दूत अपने को मानने वाला व्यक्ति ईरान पर आक्रमण करा रहा है, तो ये बड़ी विडंबना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप पाकिस्तान को ही क्यों दोष देते हैं? OIC की समिट में, OIC की समिट हुई इस्तांबुल में, तुर्की में, और वहाँ खड़े होकर एर्दोगान ने ईरान का सपोर्ट किया और हमले के लिए इजराइल की निंदा की। ये वही एर्दोगान जो नाटो के सक्रिय सदस्य हैं। तो ये विरोधाभास है इन देशों का, इसको आपको देखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया सर, तुर्की का नाटो, OIC। सुशील सिंघल सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर कई बार क्या होता है कि इस जियोपॉलिटिकल सिस्टम को समझना बड़ा मुश्किल होता है। एक तरफ तो एर्दोगान बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं ईरान के लिए, दूसरी तरफ वो नाटो के मेंबर भी हैं। वो चल क्या रहा है, जबकि उनको भी पता है कि OIC के मेंबर्स अमेरिका का रत्ती भर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो फिर क्या ईरान को झूठा झांसा दिलासा दिलाया जा रहा है? चल क्या रहा है सर? सुशील सिंघल सर। सो टर्की के बारे में जो बात कर रहे थे, टर्की तो देखिए हमेशा दोनों ईरान और टर्की के बीच में झगड़ा है कि
लीडरशिप जो मुस्लिम वर्ल्ड की वो कौन ले? ईरान टर्की अपने आप को खलीफा मानने की कोशिश कर रहा है और इस तरह से वो बिहेव कर रहा है, जो भारत का मामला हो या कहीं भी कोई मामला हो। और जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान को पता है कि उसको लीडरशिप तभी मिल सकती है जब उसके बाद में न्यूक्लियर वेपन होगा। तो उसकी पूरी कोशिश है, क्योंकि वो एक शिया कंट्री है, तो शिया कंट्री की लीडरशिप जो है कोई सुन्नी कंट्री मानेगा नहीं। तो ये जो टर्की जो बोल रहा है उसके तो अपने इंटरेस्ट में है कि ईरान पर जो कमज़ोर पड़े और उस टर्की की लीडरशिप को कोई उसको चैलेंज ना करे। तो जहाँ तक टर्की का सवाल है, वो तो लिप सर्विस कर रहा है क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो वो तो कहना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर अंदर वो बहुत खुश है इस बात से कि जो है ईरान की जो है कैपेबिलिटी ख़त्म हो रही है, क्योंकि सीरिया में उन्होंने उसको हटा दिया, उसकी जो उनका जो शासन था जो उनके फेवरेबल था उसको हटा दिया, टर्की का अपना जो है कंट्रोल वहाँ पर आ गया है। तो ईरान को कमज़ोर करना तो टर्की की बिल्कुल आवश्यकता है और वो चाहते हैं स्ट्रेटेजिकली वो करना। और उस मेरे ख्याल से और भी जो देश हैं, सऊदी अरेबिया हो या बहरीन हो या कतार हो, वो सब भी ये चाहते हैं कि ईरान कमज़ोर पड़े, ताकि जो लीडरशिप है जो ईरान कोशिश कर रहा है लीडरशिप लेने की मुस्लिम वर्ल्ड की, वो उसको हटा सके, वहां से उसको मौका ना लगे। तो यहाँ पे बड़ा जो जैसा आपने कहा कि ये जियोपॉलिटिकल जो बड़ा स्ट्रेटेजी वो चल रहा है। अब अनुराग सर, अगर अमेरिका की माने तो उसने तो तीनों न्यूक्लियर जो उनके सेंटर्स थे उनको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, इजराइल के राष्ट्रपति भी जब वो ये कहते हैं, इसहाक हर्जोग, कि उनकी ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो गई। जब सब कुछ खत्म हो गया, आपका टारगेट पूरा हो गया, मकसद पूरा हो गया, तो फिर अब जंग किस बात की? यही बात मैं भी दोहराना चाहता हूं कि अब जंग किस बात की। अगर हम देखेंगे किसी भी वॉर का एक टैक्टिकल गोल होता है और एक स्ट्रेटेजिकल गोल होता है। तो टैक्टिकल गोल तो अचीव हो चुका है, कायदे से भी इसका रोल अप करने लेना चाहिए। और स्ट्रेटेजिकल गोल जो उनके हैं और जो उनके बनेंगे आगे, वो लंबे टाइम के हैं। तो आज की डेट में अगर इधर से मिसाइल जा रही है, उधर से मिसाइल जा रही है, तो ये एक तरह से अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को जारी किया जा रहा है, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस किया जा रहा है। और ये तीनों देश कर रहे हैं, ईरान भी कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है और यूएसए भी कर रहा है। तो सब अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड में इस समय कोई ज्यादा धरती पे युद्ध होता नजर नहीं आ रहा। और अगर हम स्टेज 2 की बात करें, जैसे स्टेज 1 का स्टेज खत्म हो गया अभी, इराक, बहुत साल पहले आप इराक की बात करें, इराक में भी इसी तरह का अटैक किया गया था और उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस एंट्री करी थी यूएस की। इस क्षेत्र में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज IRGC की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और ये बहुत पावरफुल आर्मी है। तो अमेरिका गलती ऐसी कर नहीं सकता। और इजराइल और ईरान आपस में लड़ नहीं सकते, बिकॉज उनके बीच में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है। तो आने वाले नेक्स्ट स्टेज में वॉर में क्या होगा, कितनी देर वॉर चलेगी, ये डिसाइड। दिनेश नंदन सर, हमने शुरुआत में सवाल किया था कि ईरान के पास क्या विकल्प है, उसका जवाब तो हमें मिल गया। लेकिन अगर तीनों न्यूक्लियर सेंटर को तबाह करने के बाद भी इजराइल और अमेरिका की स्ट्राइक वहां पर जारी है, इसका मतलब क्या है? दिनेश नंदन सर, देखिए, अभी अमेरिका ने तो एयर स्पेस खाली कर दिया है, अमेरिका अटैक नहीं कर रहा है इसके बाद में, सिर्फ इजराइल का और ईरान के आपस में जो है बम्बार्डमेंट चल रही है। लेकिन जो बयान सामने आया कि अगर ईरान ने पलटवार किया, यह बयान अमेरिका की तरफ से आया, अगर ईरान ने पलटवार किया तो कल रात को जो हुआ उससे बड़ा हमला करेंगे। हाँ, ये उसी की धमकी है कि अगर आपने इसके बाद रिटेलिएट किया, क्योंकि अगर आप शांति की तरफ बढ़ो नहीं तो फिर अमेरिका जो है फुल फ्लेज आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपका थोड़ा सा, अगर आप मुझे टाइम दे तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो क्रेमलिन के जो प्रवक्ता है, अभी 2 घंटे पहले उन्होंने जो बयान दिया है, पुतिन के पास में शायद फोन आया था इनका डोनाल्ड ट्रंप का, और पुतिन ने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये बातचीत हम बाद में करेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि अभी जब तक ये अर्गाची वहां जाते हैं कल रशिया के अंदर और जाकर के ब्रीफिंग करते हैं, उसके बाद ही हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा स्टेप होगा। तीसरा, देखिए, पुतिन ने 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनसे ये सवाल पूछा गया था कि ईरान के ऊपर जो है अभी युद्ध हो गया तो आप क्या उसके साथ में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे। तो पुतिन ने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि हाँ, हमारे बीच में स्ट्रेटेजिक एक अरेंजमेंट है, लेकिन उसके किसी भी क्लॉज में ऐसा नहीं है कि किसी देश पे कोई लड़ाई करता है तो मैं भी उसमें घुस जाऊंगा। और ना ही अभी तक मेरे से ईरान ने इस बाबत कोई बात की है कि हम उसमें शामिल हो कि नहीं हो। तो हो सकता है कि वो बातचीत कल अर्गाजी के जाने पे हो। चौथा, एक सोर्सेज के मुकाबले ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है प्रत्युष कि जो 5-6 कार्गो प्लेन आए थे चाइना से, तो ये कहा जा रहा है कि चाइना ने शायद
कोई आईसीबीएम, अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आईसीबीएम जो है वो जो है उसने ईरान के पास पहुंचा दी गई है। अब देखिए, जैसे ईरान के बारे में आपने बात की थी, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, इन्होंने अपने स्लीपर सेल जो है पूरे यूरोप के अंदर एक्टिव कर दिए हैं, अमेरिका में एक्टिव कर दिए हैं, सब जगह सिक्योरिटी हाई कर दी गई है, अमेरिका से लेकर के यूरोपियन देशों के अंदर। दूसरा देखिए, इन्होंने जो अपने जो मिलिशिया है खास करके जो इराक के अंदर है उनको एक्टिव कर दिया, उनका रिस्पॉन्स आ गया है। हूथी ने बोल दिया है कि वो रेड सी के अंदर जहाजों पर अटैक करेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह ने सरेआम मना कर दिया कि ना तो वो इजराइल पे कोई अटैक करेगा और ना ही वो कोई अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है। तो इस स्टेज के ऊपर मेरा मानना अभी भी यही है कि हाँ, इन्होंने अटैक किया है। कितना नुकसान ग्राउंड पे हुआ या नहीं हुआ, मैं और आप यहाँ बैठ के शायद इसका आकलन ना कर पाए। सर, आपसे जल्दी से जानना चाहूंगा कि क्या रूस इसमें एंटर करना चाहेगा, क्योंकि कल ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात होने वाली है पुतिन से। देखिए, ईरान के खिलाफ यूएस का ऑपरेशन, एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएस ऑपरेशन का नाम है मिडनाइट हैमर। अभी हमने आपको पेंटागन का जो बयान सुनाया, उसी ऑफिशियल बयान में कहा गया मिडनाइट हैमर, ये उस ऑपरेशन का नाम था जो कि ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक किया गया था। मिडनाइट हैमर ये उस ऑपरेशन का नाम था। जल्दी से इसका जवाब मैं चाहूंगा कि किसना सर, कि क्या रूस इसमें घुसना चाहेगा? देखिए, रूस एकदम नहीं घुसना चाहेगा, ना तो घुस उसकी स्थिति है। सीरिया से उसके एयर बेस, उसके नेवल बेस, और असद वहाँ तो घुस नहीं पाया, वहाँ तो उसकी बेस थी। यहाँ क्या देखिए, रशिया को अननेसेसरी आप यदि ऐसा सोचेंगे कि यह कर देगा, रशिया की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। वो तो अपनी फीट इन जगहों पे खोज रहा है। हाँ, उसकी आकलन हम वहाँ ज़रूर कर सकते हैं, उसके अपने स्ट्रैटेजिक एम्स हैं। वो किसी भी हालत में ये इतनी बड़ी मूर्खता, और पुतिन को जितना मैं समझता हूँ, वो कभी नहीं करेंगे। हाँ, उनकी एक ये थी, कमिटमेंट थी, इसमें पूरा कराया हुआ ये चाइना का हाथ है। चाइना इसको अभी कोई कह रहा था कि आईसीबीएम भेज दिया, आईसीबीएम को भेजना, और उसकी ये कल मैं भी सुना था कि उनके कार्गो प्लेन आए हैं तुर्कमेनिस्तान से होते हुए, मगर ये सब चीज़ें उन्होंने ज़रूर ट्राई की थी कि इसके पहले लिक्विड के कार्गो भेजा था, वो बर्बाद कर दिया गया स्टेट ऑफ हार्मोज में, उसकी खबर चली नहीं, इसके पहले की बात है। देखिए, ईरान को यदि आप सुने, देखिए अली असगर उनके होते थे डिप्टी चीफ अयतुल्लाह अल खमेनी के, वो तो ऑलरेडी रशिया पहुंच चुके हैं। अली असगर वहां जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं वो भगवान जाने। एक चीज आई है, ये खबर कहीं चल नहीं रही है, आपके माध्यम से मैं तो मैं बताऊं। देखिए, रहबरे ओ मुअज़्ज़म, इसको कहते हैं सुप्रीम लीडर, उसका उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। अयतुल्लाह अल खमेनी की बात है, उन्होंने कह दिया है मुज्तबा खमैनी हमारा कोई इसका हकदार नहीं है। मुज्तबा खमैनी आज के दिन, जो उनके छोटे बेटे हैं, वो आज के दिन में आपका ये आकलन है कि रूस अभी इस वॉर में एंटर नहीं करना चाहेगा, भले ईरान के विदेश मंत्री जाकर के वहां मुलाकात कर ले। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।